हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो थर्ड चैप्टर ले रहे थे उसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखेंगे, थर्ड थॉट। इसमें हमने लास्ट में देखा था कि किस तरह से वो एक दिन ड्रिफ्टिंग करते हुए और घूमते हुए संयोग से कहाँ पहुँच गया, क्यूरियोसिटी शॉप पर। व्हाट इज़ क्यूरियोसिटी शॉप? एंटीक शॉप कह सकते हैं जिसको, जहाँ ओल्ड जो रेयर जो थिंग्स हैं वो क्या की जाती, बेची जाती है। कैथेड्रल सिटी के एक ये जो इस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं इनको आप अपने दिमाग में रखें ताकि कोई भी क्वेश्चन छोटा पूछा जाए, शॉर्ट आंसर टाइप, तो उसको सही किया जा सके। तो वहाँ उसको एक पोर्टफोलियो नज़र आती है वाटर कलर ड्राइंग्स की, और उसमें उन ड्राइंग्स के बीच में उसको एक तस्वीर नज़र आती है जो उसको संभावित रूप से किसकी लगती है, पॉसिबली टर्नर की लगती है। टर्नर जो ग्रेट पेंटर थे इंग्लैंड के, उनको उसको नज़र आई। लेकिन उसको ऐसा लगा कि इससे पहले वाले जो ऑनर था इसका, यानी कहने का मतलब इससे पहले जिसने इसको क्या किया था, परचेज किया था, वो ऐसी कोई राय नहीं रखता था उस ड्राइंग के बारे में कि ये टर्नर की है। इसीलिए तो उसने क्या किया, उसके जो मैजिक नेम है उसको सिर्फ क्या किया, इनिशियल्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखकर नीचे, वो भी रॉन्ग ऑर्डर में उसने क्या कर दिया, लिख दिया था। तो यहाँ तक हमने देखा था कल। अब इसे यहीं से आगे बढ़ेंगे। हाउ मच दिस, तो अब यहाँ पर बार्गेनिंग शुरू हो रही है, परचेज करना है उसको, तो बार्गेनिंग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, सौदेबाजी। तो हाउ मच इज़ दिस, कस्टमर के रूप में उसने पूछा कि हाँ बताइए कितना। आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने उस व्यक्ति से स्कॉर्नफुली पूछा। स्कॉर्नफुली का मतलब घृणा के साथ, तिरस्कार के साथ, यानी कोई ज़्यादा महत्व न देते हुए। जैसे मतलब कस्टमर, जैसे अभी आपने पढ़ा ना इस वर्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या होता है, बताओ क्या होता है इसमें, क्या होता है? हाँ, मतलब दोनों ही अपनी अपनी दूसरे के प्रति जो ऑब्लिगेशंस होती है, अपनी ड्यूटीज होती है, उसको निभाने में कोई रुचि नहीं रखते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसने माल दिया, मैंने पैसा दिया, बात ख़त्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड में सेलिंग एंड बाइंग जो है, बाइंग एंड सेलिंग उनके बीच में क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर में कोई ज़्यादा व्यवहारिकता जैसी चीज़ नहीं होती। तो हाउ मच इज़ दिस, तो ज़रा बताएंगे इसकी क्या कीमत है। आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने बड़े तिरस्कार के साथ, उपेक्षित भाव से कह सकते हैं जिसको, तिरस्कार, हाँ, जिसको हम नेग्लेंसी के साथ कहने का मतलब, नेग्लेंसी के साथ में मैंने उससे पूछा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए क्या होता है। वेल सेड द डीलर, अब डीलर ने कहा, वेल सेड द डीलर, एक बुक इनको दे दो ना। वेल सेड द डीलर, डीलर ने कहा, इफ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, जेन्युइन माने उस दिन बताया था वो रियल, जेन्युइन माने रियल यानी वास्तविक। उसने एक बात बताई, शर्त रखी इसको जब कीमत बताने से पहले, ठीक है आप लेना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन इफ इट वर जेन्युइन टर्नर, अगर ये रियल में टर्नर की है, किसकी है, क्योंकि ही वॉज नॉट ऑल्सो श्योर अबाउट दैट, वो भी उसके बारे में श्योर नहीं था, उसको भी ये नहीं था पता था कि ये तस्वीर किसकी है, टर्नर की। इसलिए उसने कहा कि अगर ये किसकी हो जाए, कंडीशनल सेंटेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें एक ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक उपवाक्य में शर्त हो और दूसरे में उसका परिणाम हो, एक में उसकी कंडीशन हो और दूसरे में उसका रिजल्ट हो, उसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और इनकी जो डायरेक्ट जो इंडिकेशंस हैं क्या हैं, ऐसे सेंटेंसेस में क्या आता है बताओ, डायरेक्ट क्या है, जिसको देखते ही पहचान जाते हैं। जैसे पुलिस वाले की ड्रेस को देखकर हम कह देते हैं दिस मैन इज पुलिस मैन, है, डॉक्टर को देख के डॉक्टर कह देते हैं। वैसे कंडीशनल सेंटेंस को देख करके कब आप कहेंगे कंडीशनल सेंटेंस? भी ये तो अंदर की बात हुई ना, कि कंडीशन होती है और रिजल्ट होता है, वो तो आप अर्थ समझ में आएगा, लेकिन देखते ही कैसे पहचान जाएंगे? हाँ, इफ आता है या तो, या उसमें आता अनलेस, और दो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर,
कोमा से भी जुड़े रह सकते हैं, इफ से भी जुड़े रह सकते हैं, अनलेस से भी जुड़े रह सकते हैं, और इसके अलावा कई जगह ये हेड से भी आते हैं शुरू, हेड से भी, है ना। तो ठीक है, तो बात चल रही थी अपनी। वेल सेड द डीलर, इफ इट वर अ जेन्युइन टर्नर, अगर ये रियली टर्नर की है, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो फिर तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। लेखक ने बताया, उसने सॉरी डीलर ने बताया कि भाई अगर ये टर्नर की है रियली, तब तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब कोई हिसाब किताब नहीं उसका, बहुत ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा जरूर, बहुत ज़्यादा कीमत हो सकती है, बहुत ही कॉस्टली हो सकती है। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स। लेकिन चलो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको इसकी केवल कितनी कीमत देनी है? 10 शिलिंग्स देनी है। वर्तमान मैंने बताया था आपको, वर्तमान है लायक। किसी भी वर्ड के पहले अगर वर्द लग जाए, क्या लग जाए? वर्द, तो उसका अर्थ होता है लायक। वर्थ रीडिंग जैसे, हाँ बोलो, पढ़ने लायक, हाँ। वर्द एप्रिसिएशन, प्रशंसा के लायक, है। तो क्या फंडा क्या है हमारे पास यहाँ पर? किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड के पहले अगर वर्द लग जाए तो आपको क्या, वर्द या पीछे क्या लग जाए? वर्दी, ठीक है ना। जैसे ट्रस्ट वर्दी, विश्वास के लायक, वर्दी या वर्द आगे लग जाए जब, तो क्या वर्द आगे लग जाए या पीछे वर्दी लग जाए, यानी वाई लग जाए इसके पीछे और वो पीछे लग जाए, दोनों का मतलब होता है लायक। ये ध्यान रखें ना। जैसे ट्रस्ट वर्दी यानी विश्वास के लायक, है। वर्द ट्रस्टिंग, विश्वास के लायक, आगे लगे थे पीछे लगे, अर्थ तो वो निकलना है ना वही। तो यहाँ जैसे है वर्द एनीथिंग, तो फिर तो कोई भी उसकी कीमत, किसी भी कीमत के लायक हो सकता है, ठीक है। बट लेट्स से 10 शिलिंग। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, आइए आप कितने दीजिए इसके? 10 शिलिंग्स दे दीजिए। आपको इसकी कीमत क्या देनी है? 10 शिलिंग्स देनी है। शिलिंग क्या होता है, मैंने उस दिन आपको पहले भी जानकारी दी थी एक बार। हाँ, ये उसका आपके पाउंड का क्या होता है, छोटी यूनिट होती है। जैसे अपने इंडिया में रुपया होता है, मेन अपनी करेंसी क्या है, हर कंट्री की अपनी करेंसी होती है, वैसे अपना रुपया है। रुपया की जो इनिशियल जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैसा, ठीक है। उससे 10 शिलिंग्स, तो ठीक है आप 10 शिलिंग्स दे दीजिए। यू कैन हैव इट फॉर दैट, और तुम इसे इस राशि में क्या कर सकते हैं? इतने रुपए में इसको क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हो। कितने रुपए में तुम इसे खरीद सकते हो, ऐसा उसने जानकारी दी। कितने रुपए में बताया उसने भाई? 10 शिलिंग्स में। कितने में? 10 शिलिंग्स में। बट लेकिन साथ में एक और कंडीशन लगाई उसने, तो एक बात कही साथ में, बट, और बट जब कहीं लग जाता है, बट एक कंजक्शन है और ये विरोधाभास पेश करता है। जहाँ भी ये आता है तो उसके बाद में जो पहले, इससे ध्यान दो, जानकारी की बात है, बट से पहले जो बात आई हुई है उसमें और बट के बाद जो बात आएगी उसमें क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये बट का मतलब होता है लेकिन, और जब ये कहीं लगता है तो वो विरोधाभास व्यक्त करता है, पहले कही गई बात का विरोध करता है। जैसे यहाँ क्या करा, यू कैन हैव इट फॉर, आप इसे ले तो सकते हैं, बट यानी लेकिन, आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज अगर नहीं लें तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं। वैसे आप इसे 10 शिलिंग में ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, उसका कारण बता रहा है। लें तो ठीक, नहीं तो मुझे कोई परेशानी नहीं। क्यों? आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले नेक्स्ट वीक कहाँ जा रहा हूँ? लंदन जा रहा हूँ। एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और मैं इसे अपने साथ क्या करूँगा? ले जाऊँगा, ताकि मैं इसके बारे में एक राय बना सकूँ, अर्थात इसके बारे में जान सकूँ कि क्या ये रियली किसकी है, टर्नर की है या नहीं। इसको जानने के लिए मैं इसको वैसे नेक्स्ट वीक लंदन में ले जा रहा हूँ। अगर आप खरीदते हो ठीक, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इसे वैसे भी क्या करूँगा, इसके बारे में बोलो भाई, हाँ, इसके बारे में ओपिनियन लेने के लिए कि भाई ये टर्नर की है या नहीं है। यानी ऑक्शन में ले जाना चाह रहा था वो। ऑक्शन मान में जानते हो, नीलामी, जहाँ बेची जाती है चीज़ों को, हैं, रेयर चीज़ों को, तो मैं वहाँ ले जाना चाह रहा था अपने साथ इसे।
ले जाने वाला हूँ, अगर तुम खरीदते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका 100%। चलिए नेक्स्ट। तो आई पॉन्डर्ड, उसने जो ये बात कही उस पर मैंने विचार किया। पॉन्डर्ड का मतलब जानते ही हैं आप लोग, पॉन्डर्ड माने विचार करना, थिंक, है ना। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ जाएगी सोचा। और कैसा सोचना? गहराई से सोचना। पॉन्डर माने वैसे क्या होता है? गहराई से सोचना। आई पॉन्डर्ड। और हम भी करते हैं, जैसे हमको कोई माल खरीदना है तो उस पर रेट जो बताता है, वो कंडीशंस बताता है, उसमें हम अपनी तरफ से विचार विमर्श करते हैं कि नहीं करते हैं। वैसे ही उसने भी मैंने भी जो है, आई कौन है यहाँ पर? आई कौन है? हु इज आई हियर? नरेटर ऑफ द स्टोरी, राइटर्स फ्रेंड। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट। इसी बीच जैसे ही वो विचार कर रहा था खरीदने का, तभी क्या होता है, वो डीलर जो है उसको एक बात और कहता है, जैसे दुकानदार कहते हैं, ध्यान ही है आपको, माइंड यू, ध्यान रखना। माइंड का मतलब ये क्या है? ध्यान रखना। माइंड योर लैंग्वेज बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कई बार सुना है, अपना ध्यान रख। अरे हिंदी में बोलते हैं ना हम, जैसे अपना ध्यान रख, तो उसमें अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसके लिए क्या है? माइंड योर लैंग्वेज। तो यहाँ माइंड का मतलब ध्यान दो, ध्यान दो। आई डोंट गारंटी इट, ये बात अच्छी तरह समझ लो। माइंड माने समझ में आ गया आपको? ध्यान देना। आई डोंट गारंटी इट, मैं इस माल की कोई गारंटी तुम्हें नहीं दे रहा हूँ कि ये माल क्या है, टर्नर का ही है, इसकी कोई मेरे पास क्या नहीं है, गारंटी नहीं है, कोई गवाही नहीं है। वैसे गारंटी माने प्रत्याभूति होता है, प्रत्याभूति, जैसे बोलता किसी चीज़ की गवाही देना, उसके पक्ष में क्या कहना कि हाँ भाई ये चीज़, ये ठोस यही है, उसको हम प्रत्याभूति भी कहते हैं हिंदी में। और लगभग जो इंग्लिश नहीं जानने वाले लोग हैं वो भी इसी वर्ड का यूज करते हैं, इसलिए इसका रियल वर्ड जो है, इंग्लिश हिंदी अर्थ जो है, लगभग लोगों को पता ही नहीं क्या है इसका हिंदी अर्थ, प्रत्याभूति। हालांकि जनरल वे में यहाँ भारत में, हमारे यहाँ इंडिया में कोई इसका प्रयोग करता ही नहीं है, या हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई करता ही नहीं है, सब गारंटी बोलते हैं। अनपढ़ आदमी भी क्या बोलता है? गारंटी बोलता है ना। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, याद रखना, ध्यान रखना, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा। ही एडेड, उसने अपनी बात में क्या की? बात जोड़ी। एड का मतलब जानते हैं आप लोग? एड माने जोड़ना। उसके बाद देखिए, आई गेव हिम द 10 शिलिंग्स। उसके बाद सौदेबाजी हो गई और मैंने उसे जो उसकी प्राइस थी, उसकी जो कीमत थी, यानी क्या क्या कीमत थी? 10 शिलिंग्स, वो मैंने पेड कर दिया, भुगतान कर दिया। इस तरह से वो सौदेबाजी पूरी हुई। अर्थात कहने का मतलब यहाँ बात क्या हुई, उसने उस पिक्चर को, ड्राइंग को 10 शिलिंग्स में क्या कर लिया। ये क्या बता रहे हैं आप? व्हाट इज दिस? किस तरह से उसके लिए वो जो उसका दिन है, उस दिन की जो उसकी परचेजिंग जो थी, उसकी किस्मत के विपरीत हुई, अर्थात अगेंस्ट चली गई उसके लक के, और उसके लिए वो डे क्या बन गया? जस्ट टेल मी द वर्ड। एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल डे बन गया उसके लिए, ना, अपवाद का दिन बन गया। कैसे? देखिए आगे उस घटना का जिक्र कर रहा है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, बाय व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स। अब ये पता नहीं मुझे कि कौन से, व्हाट माने कौन से, और इनक्रेडिबल का मतलब आप जानते ही हैं, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल कहते हैं जिसको, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल माने अविश्वसनीय, यानी जिस पर क्या नहीं किया जा सके, विश्वास नहीं किया जा सके। बाय व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स, मीन्स मतलब तरीका, साधन, है ना। मीन्स माने साधन भी होता है, तरीका भी होता है। तो न जाने कौन से अविश्वसनीय, जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता, उस साधन के कारण आई फाउंड अ परचेजर। अब वो हो गया, देखो लिया है वो घर पे, वहाँ से खरीद के घर ले आया और घर पे उसने उसका एंजॉय किया। कुछ दिन वो रखता था, जैसा उसकी आदत थी। क्या थी उसकी हैबिट? कोई भी डेकोरेटिव आर्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट या सामग्री, आर्टिकल्स वो लाता था, चीज़ें लाता था, तो उसका यूज़ करता था। और जब उसका उससे क्या फेडअप हो जाता था, उससे मन भर जाता था, तो उसकी क्या आदत थी? उसको वो सेल कर देता था, अगर कोई मिल जाता था, कोई ग्राहक। तो क्या कह रहा है? बाई व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स,
इनक्रेडिबल क्यों लगाया इसने? क्योंकि यहाँ जो सौदेबाजी हुई है वो बिल्कुल विपरीत हो रही है, अगेंस्ट चली जा रही है, जैसी होती थी हमेशा। हमेशा क्या होता था? लॉस में रहता था, घाटे में रहता था। लेकिन कह रहा है भाई व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड अ परचेजर। अब कौन से न जाने एक अविश्वसनीय तरीके से आई फाउंड अ परचेजर, मुझे एक परचेजर मिल गया, यानी खरीदने वाला बायर मिल गया। परचेजर मीन्स बायर फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या हो रही है? इंपॉर्टेंट मैटर बात यह है कि वो 50 पाउंड्स में खरीदने वाला उसको मिल गया। कौन सी चीज को? 10 शिलिंग्स की चीज को। किस कीमत की? 10 शिलिंग में खरीदी गई चीज को, जिसकी अब कीमत बेचते समय तो कम हो जाती है ना हर चीज की कीमत, तो 7-8 शिलिंग की उसकी क्या होगी कीमत। लेकिन उस दिन मुझे बड़े ही इनक्रेडिबल वे से, इनक्रेडिबल मीन्स से कोई ना कोई एक बंदा मिल गया, एक परचेजर मिल गया जो इसे क्या होने के लिए तैयार हो गया? 50 पाउंड्स में खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो ध्यान रखेंगे इस फिगर्स को, 50 पाउंड में उसने उसको खरीदा था। अब आप सवाल पूछेगा हाउ मच मनी डिड द परचेजर पे टू द नरेटर? टेल मी द आंसर। 50 पाउंड है। उसने कितने में खरीदा? 10 शिलिंग। उसने कितने में बेचा? 50 पाउंड। रियली उसको बेनिफिट कितने का हुआ? हाँ, अभी आएगा आगे। चलो, तो ये कुछ फिगर, इस तरह के जो डेटाज हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशंस हैं छोटी छोटी। 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है इनके ऊपर। तो ये डीपली पढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि आप थोड़ा सा क्या करें, रुचि लें और समझने की कोशिश करें। तो चलें आगे। बाय व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड अ परचेजर फॉर द ड्राइंग एट 50 पाउंड्स। देयर इज नो नीड टू टेल, और आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव। क्यों? क्योंकि 4 माने मैंने बताया था आपको, जब भी 4 के बाद में रीजन आ रहा है तो वहाँ उसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि। और सिंस के बाद भी अगर रीजन आ रहा है तो भी उसका अर्थ क्या होता है? और समय आ रहा है दोनों के बाद तो से होता है उसका अर्थ, से। और 2 आवर्स, हाँ 2 आवर्स से, अर्थात 2 घंटे से, है ना। सिंस 1955 से, 1955 से। और वहीं सिंस के बाद में 4 के बाद में क्या आ रहा है विद्यार्थियों? रीजन आ रहा है, तो वहाँ उसका मीनिंग क्या हो जाती है? फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव। अब ये बताना चाह रहा है, इसमें कहने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कहानी का जो नरेटिव का पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव, यानी इस कहानी का जो मुख्य बिंदु है, नरेटिव का मतलब स्टोरी और पॉइंट का मतलब मुख्य बिंदु, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, रिजाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स। इस चीज में नहीं है, अर्थात किसी भी संग्राहक के, यानी खरीदने वाले के साथ में आप जो बार्गेनिंग करते हैं, नहीं समझ में आया, उसमें इस कहानी का मेन उद्देश्य नहीं है, मेन पॉइंट नहीं है। बट इन बार्गेनिंग विद, बल्कि किसमें है? बट कलेक्टर्स में ना होकर के, कलेक्टर्स के साथ, कलेक्टर मतलब यहाँ क्या मतलब? कलेक्टर वो जिलाधीश अधिकारी नहीं, वो कलेक्टर नहीं। यहाँ कलेक्टर का मतलब संग्राहक, यानी खरीदने वाला, उसके साथ बार्गेनिंग करने में नहीं है। बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, बल्कि यहाँ पर इस कहानी का उद्देश्य क्या है कि मैंने किस तरह अपनी आत्मा के साथ, यानी अपनी आत्मा के साथ किस तरह से मैंने क्या की? सौदेबाजी की। उसमें इस कहानी का मूल मकसद छुपा हुआ है, जैसा कि आपको बता रखा है, मैंने पहले बताया भी था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? तो ज़्यादा इसमें कहने का मतलब, लेखक कहना चाह रहा है कि ज़्यादा मेरा मकसद यहाँ पर प्राइस कितनी ली, कितने में बेचा और कितना लाभ हुआ, ये इसमें मेरे इस कहानी को कहने का पीछे मकसद नहीं है, बल्कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ किस तरह से मेरे खुद के आत्मा के साथ मेरी जो है वो किस तरह से सौदेबाजी हुई, वो मैं बताना चाहता हूँ। बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, मेरी खुद की आत्मा के साथ। द एस्टोनिशिंग फैक्ट, एस्टोनिशिंग माने आपको उस दिन बताया गया था पहले, एस्टोनिशिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग,
आश्चर्यचकित कर देने वाला, सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग यानी आश्चर्य में डाल देने वाला जो फैक्ट, फैक्ट माने जानकारी, तथ्य है ना। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेन्स दैट आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 pounds and 10 shilling। जो यहाँ पर इस सौदेबाजी में, यहाँ जो परचेजिंग हुई ना, ये बार्गेनिंग जो हुई अभी, इस बार्गेनिंग में, इस बाइंग एंड सेलिंग में, इस जो हमारे बीच में डीलिंग जो हुई उस आदमी और मेरे बीच में, उसमें जो सबसे एस्टोनिशिंग फैक्ट आया, अर्थात जो सबसे, बोलो, सबसे सरप्राइजिंग जो फैक्ट आया वो ये था कि मुझे इस सौदेबाजी में, अर्थात इस बार्गेनिंग में, छोटा मोटा नहीं, हाँ, प्रॉफिट ऑफ 49 pounds and 10 shilling, यानी 49 पाउंड और 10 shilling का पूरा पूरा मुझे क्या हुआ। और यहाँ टूटता नजर आ रहा है वो रूल, जो उसके लक का रूल था ना। क्या था उसके लक का रूल? लॉस होता था उसे हमेशा, उसके भाग्य के अनुसार उसे हमेशा इस तरह की प्रक्रिया में लॉस होता था, इस तरह की एक्टिविटीज में, खरीदने में भी और बेचने में। तो ये तो कमाल हो गया ये तो ये एस्टोनिशिंग फैक्ट क्या था उसके लिए? तो सवाल पूछ सकता था उस सौदेबाजी में एस्टोनिशिंग फैक्ट क्या था? क्या था भाई? व्हाट वाज द एस्टोनिशिंग फैक्ट, सरप्राइजिंग फैक्ट दैट he achieved profit of 49 pounds and the person who always lost, always in loss, जो हमेशा किसमें रहता था? इन डीलिंग। वो कितना रुपए कमा गया, यानी पता नहीं कितना गुना हो गया है। तो देख लो कितना टाइम्स हो गया, पता नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम्स हो गया है। तो पता नहीं कितना गुना उसने जो है लाभ कमा लिया। जहाँ उसको हमेशा घाटा घाटा होता था, लॉस ही लॉस होता था, वो आज इतने ज़बरदस्त बम्पर प्रॉफिट के साथ आज उसकी डीलिंग हुई है। तो ये अपने आप में एक्सेप्शनल हो गया। एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, और इसी कारण से मैं ड्यूली इलेटेड था। इलेटेड माने आप जानते ही, इलेटेड माने उत्साहित, खुश। इलेटेड माने खुश, यानी प्रसन्न था। ये तो भाई बनता ही है ना कि किसी के जीवन में अगर इस तरह की सफलता आ जाए, है, जो ये सोच रहा है कि मैं आईएएस में पास क्लियर भी नहीं कर पाऊंगा और वो टॉपर आ जाए, तो उसके लिए क्या स्थिति होगी? ये तो वही स्थिति है। चलिए, ड्यूली इलेटेड, देन बिगेन टू थिंक, और फिर उसके बाद में मैं क्या करने लगा? विचार करने लगा। मैंने आप लोगों को एक फंडा बताया था, बिगेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट, बिगेन टू प्लस, थोड़ा साइलेंट रहना भाई तुम लोग, दोनों सुनो। बिगेन टू थिंक, बिगेन टू के बाद में वर्ब फर्स्ट अगर कहीं आती है, बिगेन टू प्लस वर्ब फर्स्ट, तो वहां पे उसका हिंदी में अर्थ निकलता है लगा लगी लगे, क्रिया प्लस लगा लगी लगे। इसको बंद कर देना, दरवाजे डिस्टर्ब करते रहेंगे ऐसे ही ऐसे। क्लियर हो गया यहाँ पर आपका मामला? बिगेन टू थिंक, फिर मैं विचार करने लगा। यस, अब यहीं आ रहा है इस नरेटिव का मेन पॉइंट। जब भी थर्ड थॉट का मतलब ही रिकंसिडरेशन होता है, तो मैं विचार करने लगा। मेरे को ये जो भारी सफलता मिली ना, इस पर मैं क्या करने लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। द डीलर, सो माई थॉट रैन, अब वो सोच रहा है उस डीलर के बारे में। अरे यार, वो दुकानदार, वो दुकानदार मेरे दिमाग में चल रहा था। इन दैट लिटिल स्ट्रीट, वो जो एक छोटी सी जो गली थी, उस गली के अंदर जो दुकानदार था ना, बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, कहाँ पर? जो चर्च का जो वेस्ट डोर है, यानी उसका जो पश्चिम द्वार है, किसका? चर्च का, गिरजाघर का। उसके उस छोटी सी गली में वो जो दुकानदार था ना, यानी किसकी बात कर रहा है वो? अबाउट हुम ही इज डिस्कसिंग हियर, टॉकिंग हियर, उस डीलर के बारे में जिससे उसने खरीदा, जिसने उसने उस टर्नर की जो ड्राइंग है मात्र कितने रुपए में, पाउंड प्राइस में, केवल 10 shillings में खरीदी। उसका वो चर्चा कर रहा है।
ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस। ये यानी जब भी आपको मन में आ जाए क्या करने की, कोई गुड डीड करने की, अच्छा काम करने की आ जाए, तो ये अच्छा काम करने का मन में आया, क्या आया कि ही ought टू का मतलब शुड, ought टू का मतलब क्या होता है, यहाँ शुड भी लगाया जा सकता है। और ये ought टू भी क्या है, एक ought टू भी एक आपके मॉडल है, ought टू भी मॉडल है। ये भी नैतिक सलाह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ought टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, नैतिक सलाह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसे भी इसमें शामिल होना चाहिए। ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस। क्या ऐसी बात है, कोई गेम वेम हो रहा था क्या, उसमें पार्टिसिपेट करना है क्या, किस में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा हूँ, इस खुशी में। ये जो अभी मुझे जो सफलता मिली है, ज़बरदस्त मुझे जो खुशी का अवसर मिला है, जो लाभ हुआ है, बेनिफिट कहते हैं जिसको, उसमें उसको भी भागीदार होना चाहिए। पार्टिसिपेट माने भाग लेना। ही बिहेव्ड वेरी वेल। आखिरकार उसने मेरे प्रति कैसा व्यवहार किया है, उसने मेरे प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है। एंड आई ought टू बिहेव वेल। और बदले में मुझे भी क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वेल टू हिम, उसके प्रति भी मुझे अच्छा व्यवहार। ये यहाँ ought टू क्यों आया जरा बताएंगे आप, बताएं। शुड भी आ सकता है यहाँ पर, यहाँ ought टू आया क्यों है, अरे अभी बताया ना आपको, ये नैतिक सलाह है, नैतिक सलाह है ना भाई। मॉरल एडवाइस कहीं भी आए तो आपको ought टू भी लगा सकते हैं और शुड भी लगा सकते हैं। इट वुड, अब वो कह रहा है इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ। और फिर उसके मन में एक नेक विचार आता है, पहला सबसे पहला नेक विचार आता है, क्या पहला विचार आता फर्स्ट। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि यदि किसी के दिमाग में इफ वन डिसाइड्स, अगर कोई व्यक्ति जो है उसने डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये नेक काम करना है, गुड डीड करना है, तो उसको पहले विचार में ही क्या कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। तो ये अच्छा रहता है, तो फिर वो काम हो जाएगा, वो नेक काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर उस पर क्या होनी शुरू हो गई, कंसिडरेशन शुरू हो गई, अर्थात रिकंसिडर कर लिया आपने उसको, तो फिर आपके लिए हो सकता है वो पुण्य जो मिलना चाहिए, जो लाभ आपको मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि फिर कौन कौन सी चीज़ें भावी हो सकती है, जैसा आपने बताया ना, मनी इन्वॉल्व हो जाती है यहाँ पर। किसी भी हमारे मनुष्यों की एक बहुत ही बैड हैबिट है कि उनके किसी भी विचार में मनी का हवाला जरूर आ जाता है, मनी जो है वो शामिल हो जाती है। और मनी जब शामिल हो जाती है तो फिर मामला गड़बड़ होने लगता है। तो इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम, हाँ, तो बेहतर होगा कि उसको क्या किया जाए, बोलो, हाफ ऑफ इट क्या किया जाए, दिया जाए। ऐसा उसने सोचा।